होती है उसका नाम है लवक। अब सामान्यतः हम लवक के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो हरित लवक के संदर्भ में बोल देते हैं, क्योंकि अब ठीक है वर्णी लवक के बारे में क्या बोलना, क्योंकि सामान्यतः तो हम प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों के संदर्भ में बात करते हैं, ज्यादातर पत्तियां जो है वो हरे रंग की होती है, जैसे हरित लवक के बारे में बोल सकता हूँ मैं, एक जनरल बात है ना। तो भाई उनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में ऐसी क्या चीज है भाई, अरे यार हरित लवक की हमने तो संरचना पड़ी हुई है। हरित लवक में अगर हम देखें तो उसके अंदर थाइलेकोइड संरचना झिल्ली नुमा, और वो एक दूसरे में व्यवस्थित होकर ग्रेना बना रही है, और जो द्रव भरा हुआ है स्ट्रोमा, धात्री, ठीक है। तो जो ये जो थाइलेकोइड होती है ना, उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक समूह में उपस्थित है। मैंने कहा अलग अलग नहीं होते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषी वर्णक समूह में होते हैं, बताई थी ये बात आपको। तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रकाश तंत्र कहते हैं भाई। तो ये प्रकाश तंत्र जो है वो क्या कर रहे हैं, रासायनिक जो प्रकाश की ऊर्जा उसका तो अवशोषण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर उससे रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा होगा। अब देख लेंगे भाई क्या हो रहा है। तो ये जो हमारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये रासायनिक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं और उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करवाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसके दो भाग है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। अच्छा भाई, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या है भाई, प्रकाशिक अभिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, अप्रकाशिक अभिक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। ये अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है भाई, क्या रात में होती है सर? नहीं नहीं भाई, रात में नहीं होती, होती तो दिन में, रात का काम नहीं है, तो दिन में ही है। लेकिन एक्चुअली क्या है बेटा कि वो प्रकाश ऊर्जा वर्णक अवशोषित कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं प्रकाशिक, और वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होके और फिर जो दूसरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो रही है तो उसको हम बोलते हैं अप्रकाशिक। उस संदर्भ में बोल रहे हैं, दिन और रात का कोई लेना देना ही नहीं है। ये बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। दूसरी बात सुनिए भाई, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दो भाग होते हैं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है वर्णकों की उपस्थिति में, और H2O का अपघटन होता है। H2O के अपघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है उनसे ATP NADPH बनते हैं। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? जो ATP NADPH के स्वांगीकरण में सहायता करेंगे। आई बात समझ? तो अब भाई जो है बताइए, प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल क्या होगा, थाइलेकोइड ग्रेना है या नहीं? और ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, अपचयनी प्रक्रिया है। ये प्रकाशिक अभिक्रिया टूट रहा है, टूट रहा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है या नहीं है? अच्छा, फिर बाद में चलते हैं भाई अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल कौन है भैया, हमारे आधार स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा में जो ATP NADPH बने थे ना प्रकाशिक अभिक्रिया में, वो ATP तो टूट के तो बंद बनाने की ऊर्जा दे देंगे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आएगा जो है क्योंकि वो H2O के जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन NADPH बनाने में काम में आएगा, तो उससे फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रदान हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी क्या हो जाएगी भाई, ग्लूकोज जो CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा। तो बताओ CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऐड हो रही है, बताओ। तो अगर देखें हम तो बताइए, जो CO2 ग्लूकोज से परिवर्तित हो रहा है, इसको CO2 का स्वांगीकरण भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि स्वांगीकृत हो रही, जैव अणु में परिवर्तित होती है भाई। आई बात समझ? स्वांगीकरण अप्रकाशिक अभिक्रिया CO2 का स्वांगीकरण। और बताइए अपचयनी प्रक्रिया है या नहीं CO2 का स्वांगीकरण? यस सर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है या नहीं है? आप है ना, जो है ना रेडॉक्स प्रक्रिया। तो लेकिन अगर मैं बात करूं H2O की दृष्टि से क्या है, ऑक्सीकरणी, CO2 की दृष्टि से क्या है, अपचयनी, और प्रक्रिया। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? तो मुझे एक शब्द का जवाब दे दो, मैं इतना सा पूछना चाह रहा हूँ, स्वांगीकारी ऊर्जा किसको कहोगे? CO2। स्वांगीकारी ऊर्जा नालायकों ATP और NADPH को कहोगे, नहीं कहोगे? जो स्वांगीकारी ऊर्जा किसको कहोगे आप? स्वांगीकारी ऊर्जा ATP NADPH। आ गई बात समझ में? अच्छा, अपचयनी ऊर्जा किसको कहोगे आप? NADPH को। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा? बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर।
तो देखिएगा इतनी सी कहानी। अरे हाँ, एक बात तो और सुनो यार, ये CO2 और H2, CO2 बताइए, और कार्बनिक है कार्बनिक अणु है, पहले तो बताओ। अकार्बनिक। चलो ये देखिए, किसी के मन में तो नहीं है अभी भी कार्बन होता है सर तो कार्बनिक हुआ है? खूब नहीं डांट सर। बात पे। हाँ बढ़िया डांट पड़ी थी। यस सर। चलो तो ध्यान से सुनिएगा भाई, ये जो अपने CO2 है ये भी अकार्बनिक है, H2 भी अकार्बनिक। बताओ अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु का निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। मतलब बताइए, ये CO2 H2 अजैवी अणु है, ये प्रकृति से लिए जा रहे हैं। और बताइए इनसे जो कोई भी कोशिका वगैरह उसका जैवी अणु बन रहा नहीं बन रहा? भाई ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट तो कोशिका के अंदर उपस्थित है। तो बताओ अजैवी अणु से जैवी अणु बन रहा नहीं बन रहा? तो प्रकृति में एकमात्र प्रक्रिया ऐसी है, प्रकाश संश्लेषण, जो अकार्बनिक अणुओं को कार्बनिक अणु में परिवर्तित कर रहा है या अजैवी अणुओं को जैवी अणु में परिवर्तित कर रहा है, केवल एकमात्र प्रक्रिया है। और इस प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ये पूरी प्रकृति का अस्तित्व है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाते, और पादप अपना भोजन नहीं बना पाते तो जितने भी अन्य जीव है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है नहीं होता। अच्छा एक बात ये दिमाग में फिट कर लो, जितने भी जीव हैं विषमपोषी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर है। प्रत्यक्ष रूप से जो पादप खा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप पादप को नहीं खा रहे, अन्य जंतु खा रहे। लेकिन वो बताइए, अब शेर जो है हिरण को मार के खा रहा, तो हिरण का अस्तित्व कैसे? पादप की वजह से तो है। अगर पादप नहीं होता तो हिरण कहाँ से होता? हिरण नहीं होता शेर कहाँ से होता? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बताइए, शेर जो है अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हुआ नहीं? बोलो आए ना? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है ना? यस सर। तो देखो बेटा, आपने वहां तक लिख लिया था ना, वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक से ऊपर ऊपर का ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो देखो भाई, ओ फोटोसिंथेसिस, फोटोन का मतलब होता है लाइट या प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर, यानी उस ऊर्जा को एक साथ रखना, या प्रकाश संश्लेषण भी कह सकते हैं। तो मैंने तो पूरी बैलेंस करके लिखवा दी। CO2 H2 प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति बताइए भाई क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, O2 बन रही है और H2O। अब मैं आपको मैंने पहले भी बताई थी जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तब भी, कि मुझे एक बार बताओ भाई, ये जो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन है और ये जो H2O के अंदर ऑक्सीजन है, कहाँ से आई है? ये आई है CO2 से। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है आ रही है H2O से। कोई ये मत सोच लेना आधे जो है H2 ऐसे कैसे, अरे आधे H2 अगर ऐसे कैसे आते तो फिर तो कितने बनते? 3 ही O2 बनती ना, क्योंकि 6 O2 देखो भाई कितने हो रहे हैं, 12 अणु हो रहे हैं, नहीं हो रहे? 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है या नहीं? बात क्लियर सबको? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चे यही पे जरूर करते हैं, मैं पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। और ये जो ये जो H2O में जो है ऑक्सीजन आ रही है, ये H2 आधे बचे हुए नहीं है, यहाँ पे CO2 के अपचयन के दौरान, स्वांगकरण के दौरान बनते हैं H2। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा भाई, अब हम तो यही कहेंगे भाई, ये H2 में और ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से है? वो CO2 से, जबकि ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये H2 से आ रही है। कोई समस्या किसी को? नहीं? बताइए भाई, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है नहीं, फिजियोकेमिकल, क्योंकि बताओ प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित है हो रही है, तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया यानी फोटो बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताइए प्रकाश, और बताओ जीव के अंदर होने वाली प्रक्रिया है या नहीं रासायनिक प्रक्रिया, तो इसको हम प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण का उद्विकास बताइए। अब हम यही कहेंगे, ठीक? बताओ किसमें हुआ? बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया कौन से? यू बैक्टीरिया। आ गई बात समझ में? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया पहले आए, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, यू बैक्टीरिया। और बताओ सबसे पहले जो यू बैक्टीरिया आए वो कौन से थे? ऑक्सीकरणीय प्रकाश संश्लेषी या अनऑक्सीकरणीय प्रकाश संश्लेषी? देखो मैंने आपको बताया था, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और बैंगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये सब क्या बताइए एनऑक्सीजेनिक है या नहीं है? जब प्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी इस प्रकृति में कौन था? प्रथम ऑक्सीजेनिक
था BgA। बोलो आया, आ गई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछा एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रकाश संश्लेषण का उद्विकास किसमें हुआ भैया? यू बैक्टीरिया में। और आपसे पूछे कौन सा प्रकाश है, O2 उत्पादनकारी या O2 उत्पादन नहीं करने वाला? तो O2 का उत्पादन नहीं करने वाला यानी आ गई बात। प्रथम ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण का उद्विकास किसमें है? साइनोबैक्टीरिया में। आ गई बात समझ में? तो पहले जो आए यानी वही किसकी बात हो रही है? हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और बैंगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। क्लियर सब? कवकों को पहले पादपों में ही माना गया था भाई, ये तो विटेकर ने आने के बाद में इनको अलग सुनाया। आगे बात। तो कवक और परपोषी पादप जैसे कस्क्यूटा में क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये जो कस्क्यूटा की कहानी है, ये इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है? क्लियर है क्या? तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि कस्क्यूटा जो अमर वेल है उसने क्या करा? उद्विकास के समय अपना पर्णहरिम त्याग दिया, हरित लवक को त्याग दिया, और ये दूसरे पादपों पर आश्रित रहने की आदत पड़ गई इसको। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो परपोषी पादप ऑक्सीकरणी और अपचयन प्रक्रिया है या नहीं, यानी रेडॉक्स प्रक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में बताओ H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं हो रहा? जबकि बताओ CO2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? CO2 अपचयनीय स्वांगीकारी प्रक्रिया। कोई दिक्कत है? नहीं ना? CO2 का भाई क्या हो रहा है? स्वांगीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अच्छा, ऊर्जा शोषी है ऊर्जा छेपी है? बताओ ऊर्जा शोषी हो ना, क्योंकि बताओ प्रकाश ऊर्जा क्या हो रहा है? प्रकृति में एक प्रक्रिया जो अकार्बनिक पदार्थों या अजैविक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण करती है, यानी अजैविक पदार्थों का जैविक पदार्थों। खोज जो करी थी स्टीफन हेल्स ने करी थी। मैं आपको एक राज की बात बता दूं, ये सब क्या पहले पूछ जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी का जो जनक है वो स्टीफन हेल्स को ही माना जाता है। आ गई बात समझ में? पादप प्लांट फिजियोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? स्टीफन हेल्स। अब ये सब बातें अब नहीं पूछी जाती है। अच्छा, स्थल क्या बताओ? हरित लवक। और मैंने आपको नॉलेज के लिए हम कॉमन बात हरित लवक के संदर्भ में करते हैं। पूरी संरचना हमने हरित लवक की पढ़ी हुई है, कोई समस्या नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दो प्रावस्था होती है, हम बेसिक बात कर लेते हैं जिससे क्या कि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट। तो प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन या प्रकाशिका विक्रिया, डार्क रिएक्शन है प्रकाशी। बताओ पहले कौन सी होती है? प्रकाशिकी तो होगी, तो फर्स्ट पेज। और बाद में कौन सी होगी? CO2 का स्वांगीकरण यानी अप्रकाशिक। भाई ATP NADPH बनेंगे तभी तो CO2 का स्वांगीकरण होगा। तो फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज। यस सर। समस्या नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। H2O का बताइए प्रकाश और वर्णकों की उपस्थिति में क्या होता है? अपघटन होता है, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अलग से निकल जाते हैं। फिर एक होती है प्रकाश फॉस्फोरीकरण प्रक्रिया। आप पढ़ोगे चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण पढ़ोगे ना, तो चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण के द्वारा क्या बनते हैं? ATP NADPH बनते हैं, और O2 बताइए मुक्त हो जाती है नहीं हो जाती? बात क्लियर है सबको? यस और नो? मैंने आपको जब साइनो जीवाणु पढ़ा रहा था तब भी मैंने अचक्रीय और चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण बताई थी, नालायक को बताई थी नहीं बताई? है ना? चक्रीय में क्या होता है? एक्साइट हो गया, फिर बाद में फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास गया, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्साइट हो गया, है ना? और फिर बाद में किसके पास? NADP पॉजिटिव के पास गए, और इससे क्या बन गया बताइए? NADPH बन जाता है। आई बात समझ में? NADPH। और यहाँ पे बताइए क्या क्या बनेगा? अचक्रीय जेड स्कीम भी कहते हैं इसको, जेड। तो देखो O2 बनता है, ATP बनता है, और NADPH बनता है। जबकि अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में केवल ATP बनता है। तो मैंने आपको बताया था ना, हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं में केवल प्रकाश तंत्र जो है सक्रिय, और केवल ATP जरूरत होती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ATP चाहिए। O2 जो है वो क्या करती है? नाइट्रोजन एंजाइम की गतिविधि को बाधित करती है। ये पिछले चैप्टर आया ना। तो प्रकाश फॉस्फोरीकरण NADPH बनेंगे। ठीक है बेटा? तो जल का प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशिक ऑक्सीकरण या प्रकाश ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। ATP NADPH और O2 का निर्माण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में। ATP NADPH बताइए भाई स्वांगीकारी ऊर्जा है नहीं, क्योंकि CO2 के स्वांगीकरण में सहायता करेंगे। स्थल थाइलेकोइड या ग्रेना, और प्रकाश की प्रत्यक्ष उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसको प्रकाशिक अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होता है बताइए भाई? CO2 जो है
CO2 का, CO2 में H+ और इलेक्ट्रॉन तो NADPH अपचयन के लिए, और स्वांगीकरण के लिए बताइए भाई जो बॉन्ड बनाने के लिए देगा वो ATP देगा। और ये दोनों कहाँ बने थे भाई? प्रकाशिक अभिक्रिया में ही तो बने थे ये। आई बात समझ में? तो आपका बन गया 12O6। तो CO2 अपचयन चक्र भी कहेंगे इसको। अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है भाई। प्रकाश ऊर्जा बताइए किसके रूप में आई है? ATP और NADPH के। क्या रात्रि के समय होती है? बहुत से बच्चों के मन में रहता है प्रकाशिक अप्रकाशिक। अच्छा, प्रकाशिक दिन में, अप्रकाशिक रात्रि में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए लिखा है दिन के समय ही होती है ये। स्थल क्या होगा? स्ट्रोमा या आधार। ये बात भी हम पहले ही लिखे हैं, बताओ। लेकिन क्या है कि आप लोग भूल जाते हो। स्टूडेंट नाम की प्रजाति जो है ना वो भूल जाती है, तो उसको क्या बार बार याद दिलाना पड़ता है, इसलिए मैंने दोबारा लिखा। ठीक है भाई। तो देखो, फोटोसिंथेसिस ऑटो उत्पादन के आधार पर, जैविक वर्गीकरण चैप्टर में लिखा था ना ये, ऑटो उत्पादन के आधार पर ऑक्सीजनिक और ऑक्सीजनिक। यस सर। एनऑक्सीजनिक में बताइए भाई ऑटो उत्पादन नहीं होता, अनुपस्थित है। जबकि ऑक्सीजनिक बताओ ऑटो का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे हम ज्यादातर किसके संदर्भ बात करते हैं? वो जो हरे जो क्लोरोबियम था ना, क्लोरोबियम में एक खोज हुई थी ज्यादातर, उसी संदर्भ बोल देते हैं। तो एनऑक्सीजनिक में देखो भाई जो H+ इलेक्ट्रॉन आता है वो है H2S, जबकि यहाँ पे कौन है? H2O। ठीक है, क्लियर? अब देखो आप भाई कि यहाँ पे देखो ये चीज तो बताइए कॉमन बन रही है नहीं बन रही है? केवल यहाँ पे इन अंदर है। तो ये चीज जो ये कहाँ से, मतलब बताइए, यहीं पे क्लियर कर लो इस बात को। देखो यहाँ पे ये S और यहाँ पे क्या है या नहीं? आगे बात सर, जबकि ये दोनों तो कॉमन है। देखो ये दोनों कॉमन है या नहीं है? केवल इस चीज का डिफरेंस आ रहा है। यस और नो? यहाँ पे सल्फर निकल रही है, यहाँ पे O2। तो यहाँ पे जो H+ इलेक्ट्रॉन आता है वो तो है सल्फर, यानी H2S, और यहाँ पे कौन है? H2। जल। तो देखिएगा बेटा, जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बताओ सब में कौन सी होती है? एनऑक्सीजनिक। केवल अब बात कौन है? बीजी। जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है सब में एनऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण होता है। कोई समस्या किसी को? नहीं। जबकि बताइए जितने भी प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोट्स हैं उन सब में कौन सा होगा? ऑक्सीजनिक। के पहले भी लिखवाई हुई है आपको, और बीजी है। केवल एकमात्र जीवाणु है जिसमें ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण होता है वो है बीजी, नहीं। उसके अलावा सब में एनऑक्सीजन। बात क्लियर बेटा सबको? और सभी प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोट्स में ऑक्सीजनिक। बताइए प्रथम ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी जीव इस पृथ्वी पर कौन है? बीजी है, साइनो जीवाणु। और जीवाणु, साइनो जीवाणु के अंतः सहजीवन के कारण ही तो हरित लवक का विकास हुआ है। बोलो हाँ या ना? ये बात ही बताइए ना आपको। आगे बात समझ। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है ये बिना मतलब में एडिशनल तो नहीं लिख पाती। प्रकाश संश्लेषण मैं पहले कुछ बातें बता दूं, है ना? फिर बाद में हम कर लेंगे। आज जो आप पढ़ रहे हो सीधी सीधी रिएक्शन कि भैया CO2 का स्वांकरण होता है, H2 का अपघटन होता है, O2 उत्पादित होती है, ग्लूकोज बनता है पर्णरिम की उपस्थिति में प्रकाश। ये क्या ऐसे पहले शुरुआत में भिड़ते ही मान लिया गया था या प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुई होगी बात? प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुई होगी। प्रयोगों द्वारा। और किसी ने कोई बात मालूम करी, किसी ने कोई बात मालूम करी, किसी ने कोई बात, ताकि आज आप फाइनल बात पे पहुंचे हो। यस और नो? आई बात तो भाई। ये चूहा हुआ मर रखा है यहाँ पे, और जब मोमबत्ती भी जला दी, देखो मोमबत्ती बुझ गई और चूहा भी मर गया। चूहों ने बहुत बलिदान किया, इनका सम्मान क्या करो। इन चूहों की वजह से आप इतनी खाने पढ़ पा रहे हो, है ना? अपन क्या करते? चूहे मारने दवाएं रख देते हैं, पिंजरा लगा देते हैं। जो मानव जाति के कल्याण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलो तो देखो, ये पादप लगाया तो मोमबत्ती भी जल रही है, चूहा भी बढ़िया है। अब आप सोचो सर चूहा उछल कूद नहीं किया क्या मोमबत्ती को गिरा देता ना वो? अरे कोई बात नहीं, उसने बढ़िया तरीके से लगा दी होगी, चूहा बांध दिया होगा। ठीक है, चूहे का हाथ पैर बांध के पटक दिया होगा।
अब तू कर सैतानी। आई बात समझ में? चलो जी, जोसेफ प्रिस्टले, मैं ईयर वगैरह की नहीं कह रहा हूं क्योंकि परेशान हो जाओगे, है ना। और सामान्यतः आज तक नहीं पूछा गया है ईयर का, फिर भी भाई तुम्हारे मन में आवे तो आप देख लेना। तो जोसेफ प्रिस्टले की बात कर रखी है, पहले तो ये देख लो भाई, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, है ना, मैं इतना इतना बताते चल रहा हूँ, है ना। फिर 1774 में कैंडल बर्निंग है, और ये सब ठीक है। सिमिलरली माउसून डिफोकेटेड, है ना। फिर बाद में पिछले की बात यहाँ पूरी हो रही है। फिर कैन यू इमेजिन, ये फिर पिछले जैन इंजन हाउस की बात कर रखी है भाई। और बताओ क्या कहा है इसने कि सनलाइट एसेंशियल फॉर प्लांट्स, यानी बताओ प्रकाश अत्यंत आवश्यक है, यानी जो इंजन हाउस ने बताया। बोलो आया ना। मैं केवल वैज्ञानिक नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाए। ठीक है जी। वही बर्निंग कैंडल वगैरह, प्यूरिफाइड एयर, है ना, ये सब मतलब इंजन हाउस ने ये एक्सपेरिमेंट किया। स्मॉल बबल्स, है ना। ठीक है, मैं भी और बता दूंगा आपको, केवल नाम बता रहा हूँ। फिर जूलियस बॉन सेक का नाम आ गया। जूलियस बॉन सेक का आपने 1860 में वो कौन सी तकनीक डिस्कवर की थी? हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक। है ना। हाइड्रोपोनिक। इन्होंने ये बताया प्रोवाइड एविडेंस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो बताओ ग्लूकोज की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने समझाया। ठीक, क्लियर है क्या? फिर बाद में एंगलमैन, एंगलमैन ने भैया क्या दिया, देखो लाइट का स्पेक्ट्रम तोड़ा। ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा यूज में लिया इन्होंने। ठीक, क्लियर है क्या? और बताइए क्या दिया इन्होंने, वो दिया एक्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो एंगलमैन ने दिया। फिर बाद में साहब कौन आए, देखो कार्बोहाइड्रेट ये सब है। फिर देखो सीविनिल का प्रयोग बात दिया हुआ। सीविनिल ने बताया भाई O2 जो आती है वो किससे आती है, H2O से आती है। किससे आती है? H2O से आती है। ठीक है, क्लियर है क्या? फिर बाद में र्यूमन और कामन की भी कोई थोड़ी बहुत बात होगी, नहीं तो र्यूमन कामन का नहीं दिया हुआ इन्होंने, फाइनली प्रूव कर दिया कि हाँ ये है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये सब बातें हो रखी, नहीं हो रखी, पहले तो इतना बता दें। तो ये सब जितने मैं प्रयोग लिखवाने वाला हूँ आपको, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप हल्के में ना लें इनको। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखवा दिए, ठीक है ना। अब मैंने क्या है, अपने को कौन सा प्रयोग है ना जो चित्र द्वारा प्रयोग की व्याख्या करिए, वो वाली तो बात आने वाली नहीं है। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो देखिएगा, मॉल का अर्धपर्ण प्रयोग। मॉल ने अर्धपर्ण प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है भाई, CO2। अब भाई CO2 H2 ये सब धीरे धीरे पता चला, अलग अलग प्रयोग। तो मॉल का अर्धपर्ण प्रयोग क्या बताता है, मॉल के अर्धपर्ण प्रयोग द्वारा ये पता चलता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। देखो मैं आपको गूगल पे बताता चलता हूँ, है ना। एक मिनट, है ना, अटेंडेंस भेज दो यार। RM8 03 01। तो देखो 21 की आदत पड़ी हुई है, पर 22 डाल, 21 ही आ रहा था पहले। देखो भाई मॉल का अर्थपूर्ण प्रयोग देख लो पहले। मॉल ने क्या करा, एक पादप जो है उसकी पत्ती को आधा तो है ना जो एक बोतल के अंदर घुसा दिया और आधी बाहर रखी, और उसमें बोतल में क्या करा, KOH विलयन डाल दिया, KOH से भीगी हुई रुई रख दी। ठीक है, भीगी हुई रुई रख दी। अब बाद में कुछ समय पश्चात उसने क्या करा, मंड परीक्षण किया आयोडीन के साथ।
तो देखो भाई बाहर तो है ना पत्ती नीली हो गई और अंदर जो है पत्ती क्या हो गई बताइए, वैसे की वैसी रही। क्लियर है भाई सबको? हेलो हेलो हेलो। ठीक है जी, समझ में आया? तो बताइए अगर CO2 नहीं मिल रही थी तो बताइए प्रकाश मंड का निर्माण नहीं हो रहा था ना, क्योंकि भाई ग्लूकोज बने, ग्लूकोज से ही तो मंड बनेगा। बोलो आया ना? तो बाहर की जो पर्ण है उसको तो CO2 मिल रही थी, लेकिन अंदर वाले को CO2 नहीं मिल रही, क्योंकि KOH ने पूरी CO2 अवशोषित कर ली। तो CO2 अवशोषित कर ली तो बताइए यहाँ पे मंड का निर्माण नहीं हुआ। जब आयोडीन परीक्षण किया तो ये पत्ती तो ये भाग तो नीला नहीं हुआ, लेकिन ये भाग नीला हो गया, यानी यहाँ पे मंड बन रहा था या नहीं बना। तो इसका इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि बताइए प्रकाश ये CO2 आवश्यक है। देखो नीला करके तो बताया इन्होंने ये चित्र में। आ गई बात समझ? ठीक है ना? बोलो भाई। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट ये क्लियर हुई भाई सब? तो बताइए किसके प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? मोल का अर्धपर्ण प्रयोग। या फिर दूसरी बात ध्यान रखना, बताइए भाई मोल का अर्धपर्ण प्रयोग क्या सिद्ध करता है? CO2 प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है। और CO2 अवशोषित विलयन कौन सा यूज में लिया भाई? KOH। बात क्लियर सबको? दूसरा पृष्ठले ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? O2 का उत्पादन होता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 आवश्यक है। तो वो जो चूहे वाला प्रयोग है ना, उन्होंने क्या करा, एक बेल जार लिया और बेल जार लेके है ना जो उसमें चूहा रख दिया, मोमबत्ती रख दी। अब जैसे अपन कोई भी तीली जला के मुंह में रखते हैं तो वो जलती नहीं रहती, वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती है। आग वहीं लगेगी जहाँ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो आग नहीं लगेगी। तो कहीं भी जैसे कहीं आग लग जाती है, लोग क्या करते हैं, खिड़की दरवाजा खोल दो ना, खिड़की दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो ऑक्सीजन का उपयोग करके वहीं की वहीं बुझ जाएगी, पानी वगैरह अपने डालते रहो वहां पे। आए बात? जबकि हवा की स्पीड से आग बढ़ती है क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिलती जाती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? तो इसलिए ने वही क्या करा, चूहा रखा, मोमबत्ती रखी, चूहा भी बेचारा ये मालूम मरी गया बेचारा, है ना। मारने तक क्यों इंतजार करा, बेहोशी तक कर लेता, फिर बाद में उसको दे देता यार ऑक्सीजन। और जो है मोमबत्ती बुझ गई। फिर बाद में क्या करा, पादप रखा, चूहा रखा, मोमबत्ती रखी, प्रकाश आ ही रहा था, तो चूहा भी बढ़िया जिंदा था और मोमबत्ती भी जलती रही। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यही है ना कहानी प्रिस्टले वाली। ठीक है भाई? अब इसी में इंजन हाउस वाली बात भी घुसा रखी है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो इंजन हाउस है एक्सपेरिमेंट। तो इंजन हाउस ने ये वाला प्रयोग किया था। ठीक है? तो देखो इन्होंने क्या करा, ये पादप लिया, आ गई बात समझ में? और पादप लेने के बाद में उसको प्रकाश में रखा, पानी में डुबो के, है ना, हाइड्रीला का उपयोग किया था वैसे। तो ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि जो पादप के हरे भाग है ना वहीं पे बुलबुले उठ रहे थे। आ गई बात समझ? जबकि जो हरे भाग नहीं थे वहां पे बुलबुले नहीं उठ रहे थे। बात क्लियर हुई सबको? तो भैया बुलबुले उठने का क्या कारण है? ये बुलबुले किसके हैं? ये ऑक्सीजन के बुलबुले। और अगर मैं सपोज प्रकाश में से पादप को ले जाता हूँ, अंधेरे में रख देता हूँ, तो बुलबुले उठना बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वापिस प्रकाश में लेके आता हूँ, कुछ समय पश्चात पादप के हरे भागों के आसपास में बुलबुले उठने लग जाते हैं, लेकिन जो हरे भाग नहीं है उनके आसपास से बुलबुले नहीं उठते। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है ना बेटा? समझ में आ रही है सबको? तो देखो इंजन हाउस ने यही किया। ठीक है भाई? स्मॉल बबल्स वाली बात, अराउंड द ग्रीन पार्ट्स, ठीक है ना, यानी हरे भागों के आसपास। तो
ध्यान रखना भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, किसने सिद्ध किया? मोल के अर्थपूर्ण प्रयोग, KOH का उपयोग किया। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में O2 की खोज किसने करी? O2 उत्पादन की प्रिस्टले ने। इंजन हाउस ने क्या बताया कि केवल हरे भागों, प्रकाश की उपस्थिति हरे भागों में ही O2 उत्पादित होती है। यानी कहने मतलब प्रकाश संश्लेषण केवल हरे भागों में होता है, ठीक है, क्लियर, और प्रकाश की उपस्थिति में होता है। बात क्लियर हुई सबको? तो प्रकाश संश्लेषण लिए प्रकाश व हरे रंग की महत्वता की खोज करी। प्रकाश की उपस्थिति में पादप के हरे भागों से O2 मुक्त होती है। ये बात क्लियर हुई सबको? भाई इन्होंने पिछले ने बताया भाई O2 उत्पादित हो रही है, लेकिन O2 कहां से उत्पादित हो रही है उस बात को थोड़ा सा उन्होंने और डिफाइन कर दिया, भाई केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी और हरे भागों से ही होती है, अन्य भागों से नहीं होती। क्लियर है भाई सबको? यस और नो? फिर जूलियस बोन-सैक ने क्या बताया कि केवल प्रकाश संश्लेषण पादप हरे भागों में तो होता ही होता है, और हरे भागों में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये बात किसने बताई? जूलियस बोन-सैक ने। क्लियर सब? कैसे बताया? वही मंड परीक्षण के आधार पर बताई कि भाई ग्लूकोज से क्या बनता है? फिर मंड बनता है। अगर प्रकाश नहीं मिलता तो पत्तियों में मंड का निर्माण नहीं होता है। आई बात समझ में? और जब प्रकाश मिलता है, CO2 मिल रही है, तो मंड का निर्माण हो रहा है। मंड किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। तो इसको हम लोग ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा और फिर उससे आपका मंड का निर्माण होता है। कोई दिक्कत भाई किसी को? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे भागों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, किसने दर्शाया? जूलियस बोन-सैक ने, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट दिए हुए भाई हमारे NCERT में। आई बात है? तो आपको याद हो जाना चाहिए। बताओ CO2 आवश्यक किसने बताया? मोल ने। O2 ले, है ना? प्रकाश व हरे भागों में ये किसने बताया? इंजन हाउस ने। और दूसरा बताइए ग्लूकोज निर्माण होता है जूलियस बोन-सैक ने। याद हो गए? आपको और याद करवा दूंगा, दो बार रिवाइज करवा दूंगा। फिर एंगल ने क्या किया? एंगल ने बताओ हरे शैवाल क्लेडोफोरा और स्पाइरोगायरा, दोनों का ही किया था, है ना? इसको भी लिया था अलग से और इसको भी लिया। लेकिन अगर आपसे एक पूछ ले भाई कौन सा, तो भाई क्लेडोफोरा। और अगर ऐसे पूछ ले कौन लिए, तो उस दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ए बी आ जाए, बोथ ए एंड बी, और पूछ ले तो फिर उस केस में आपको ध्यान रखना, नहीं तो NCERT में तो क्लेडोफोरा। तो हरे शैवाल लिए इन्होंने, जैसे देखो भाई ये इस तरीके से ध्यान सुनना, इन्होंने क्या करा, ये हरे शैवाल लिए। ठीक है, क्लियर है क्या? आई बात समझ? ये हरे शैवाल है। अब इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीश्वसनीय जीवाणु वो कहाँ पे वृद्धि करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक तरफ है ना जो वो लाइट होती है ना विबग्योर, तो विबग्योर को अलग अलग कर दिया और अलग अलग रंग डाले। तो जहां जहां पे लाल लाल रंग का प्रकाश गिर रहा था ना, लाल रंग के प्रकाश वाले क्षेत्र में एक तो जीवाणु बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहे थे। आई बात समझ में? एक तो लाल प्रकाश वाले क्षेत्र में और एक नीले प्रकाश वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कर रहे थे। बात क्लियर है सबको? जबकि अन्य भागों में क्या है, बहुत कम वृद्धि कर रहे थे, और हरे वाले में तो अत्यंत ही कम कर रहे थे। कोई दिक्कत? तो बताइए, ये प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्रिया स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है सबको? आई बात? और मैं आपको बता दूं, मुख्यतः लाल में सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि लाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दर ज्यादा होती है। ठीक, क्लियर है? आई बात समझ? फिर उसके बाद में होती है नीले में। लेकिन अब आपके NCERT लेवल पे क्या है, कोई ऐसी स्पष्ट बात नहीं कि सीधे सीधे क्या लिखा है। बताओ सबसे ज्यादा अवशोषण किसमें? नीले लाल में। और सबसे ज्यादा क्रिया दर किसमें भाई? प्रकाश संश्लेषण की नीले लाल में, ऐसे बोला हुआ। लेकिन वास्तव में पहले 2015 तक क्वेश्चन पूछे जाते थे और पूछा जाता था क्रिया स्पेक्ट्रम क्या है, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें? लाल में, फिर नीले में, तो यानी रेड ब्लू। जबकि अवशोषण सबसे ज्यादा नीले में होता है आगे, और दूसरे नंबर पे लाल में, तो वो होता है ब्लू रेड। लेकिन आपके अब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी सीधी सीधी बात कर रखी है नीले लाल। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? यस और नो? मैं आपसे एक सिंपल सा आज ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ मुझे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण दर किसमें होगी? सफेद प्रकाश, लाल प्रकाश और नीला? सफेद प्रकाश में। सफेद प्रकाश होती है। आ गई बात है? क्योंकि वहां तो सारी सारी आ रही है ना, ये तो हमने अलग अलग वर्ण के संदर्भ में बात करी है। बात क्लियर हुई सबको? वो अलग अलग तरंग देता रही। तो क्लेडोफोरा का उपयोग किया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्पेक्ट्रम दिया, क्या बताया? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण दर किसमें होती है? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण दर लाल और नीले प्रकाश में होती है। क्लियर है? देखो
यही देख लो तुम, आ गई बात समझ में। तो अलग अलग रंग की प्रकाश की वो डाली जा रही है। सबसे कम देखो हरे में आ रही है, नहीं आ रही? और सबसे ज्यादा बताओ नीले और लाल वाले में आ रही है, नहीं आ रही? देखो यहाँ पे नीला होता है ना प्योर, इस जगह पे। आई बात समझ में? और यहाँ पे देखो लाल, आप कहो ऐसा पीला पीला। अब तुम ऐसी बातें मत करना मुझसे, देखो। और वास्तव में ये वाला सबसे ज्यादा सही है, लेकिन अब क्या हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से हम तो बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा लाल में और फिर नीले में। क्लियर है क्या सबको? देख, यस सर। यस देखो यहाँ भी देख लो, सबसे ज्यादा लाल में ही तो आ रही है, बताओ फिर नीले में आ रही है, नहीं आ रही? तो यस बाकी सर। यस सर। क्या रेड ब्लू है, और फिर औरों में सबसे कम, सब में कम है, सबसे कम किस में आ रही है? सबसे कम आ रही है नीले पर, वो उसमें हरे में। क्योंकि बताओ पत्तियां जो है हरी क्यों दिख रही है? हरी इसलिए दिख रही है कि वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर देती है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर यस सर। यस सर ठीक है जी। देखो अब फिर दोबारा एक बार मैं याद करवा देता हूँ आपको, ईमानदारी से आप करोगे तो हो जाएगा। CO2 आवश्यक किसने बताया? मोल। मोल में O2 का बताइए किसने? पृष्ठ लेने। ठीक है। पादप के हरे भाग और प्रकाश की उपस्थिति किसने बताया? इंजन हाउस। इंजन और है ना, ठीक है भाई, ग्रीन एंड कलर और लाइट, इंजन हाउस ने बताया। दूसरा जो है, क्या नाम है? ग्लूकोज फॉर्मेशन जूलियस मॉन्सेक ने। प्रकाश संश्लेषण का स्पेक्ट्रम किसने दिया? इंजन याद हो गया सबको? CO2 आवश्यक है मोल का अर्धपूर्ण प्रयोग, O2 जो है पृष्ठले, ग्रीन कलर और लाइट जो है हमारे इंजन हाउस, ग्लूकोज जो है जूलियस मॉन्सेक, और क्रिया स्पेक्ट्रम एंगलमैन। कोई दिक्कत? थोड़ा सा अगर एक दो बार पढ़ोगे तो ढंग से याद हो जाएंगी चीजें। क्लियर है ना? फिर बाद में सीवी नील की बात आ जा रही है भाई। तो देखो भाई, सीवी नील ने क्या करा, उसने बताया कि जो O2 जो निकलती है ना, वो H2O से निकलती है, ना कि CO2 से। ठीक है, ये सब प्रयोग द्वारा ही तो सिद्ध किया है इन्होंने। आई बात है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो ये है ना अपने जीवाणु, अनऑक्सीजनिक प्रकाशनीय जीवाणु, उनमें H2O का उपयोग नहीं होता, उनमें क्या होता है? H2S का उपयोग होता है। जबकि देखो CO2 ये वही C6H12O6 है ना, S प्लस H2O, और ये S निकल रही है। जबकि ऑक्सीजनिक में क्या होता है? ये H2O है, और देखो भाई C6H12O6 6H2O, वही सारी कहानी और O2। तो इसका मतलब बताओ, ये चीजें तो ऑक्सीजनिक और एनएक्सोनिक प्रकाश में कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो इसका मतलब अंतर जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? इसी का ही तो आ रहा है। तो इसी के कारण देखो भाई, इसमें जो ये चीज है, ये जो चीज है, यही यहाँ पे निकलती है। आ गई बात समझ में? तो इसलिए इन्होंने सिद्ध किया कि भाई प्रकाश संश्लेषण जो O2 आती है, किससे आती है? H2O से आती है। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो यस सर तो पाया कि O2 का निर्माण H2O से, ना कि CO2 से। बात क्लियर सबको? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्रोमेटियम, वही मैंने आपको बताया था ना, क्रोमेटियम पे सबसे ज्यादा अध्ययन हुए। O2 का उत्पादन नहीं करता, ये H2O के स्थान पर H2S का उपयोग करता है। जैसे यही कहानी है भाई। दूसरा, सामान्य जो समीकरण दिया, फिर इन्होंने क्या करा, ये दे दिया, क्योंकि भाई ये तो देखो कॉमन है। आई बात समझ? तो H2A जो है अपचायक कारक, ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण में कौन होता है भाई? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देगा वो अपचायक कारक है या नहीं है? रेड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए भाई, ऑक्सीजनिक प्रकाश H2 और ऑक्सीजन में क्या? H2S। कोई दिक्कत किसी को? फिर बाद में जो सीवी नील का जो कार्य था, उसका और स्पष्टीकरण जो दिया वो र्यूबन और कामन ने दिया। ठीक है, क्लियर? र्यूबन कामन ने क्या करा, जो H2O होता है, H2O बताइए भाई, सामान्य समस्थानिक कौन सा है ऑक्सीजन का? 16 और 16। इन्होंने क्या करा, भारी समस्थानिक यूज में लिया O18। ठीक है, क्लियर है क्या? H2O में जो ऑक्सीजन थी उसको किससे प्रतिस्थापित कर दिया? सामान्य ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के भारी। ठीक है,
तो देखो भाई वो सामान्य समस्थानिक O16 और भारी समस्थानिक। तो अब बताइए केवल यहीं पे O16 O18 है ना, बाकी तो यहाँ पे तो सब 16 वाली है नहीं CO2 में। तो बताओ भाई सामान्य समस्थानिक था। तो जब इन्होंने कहा कि जब प्रकाश संश्लेषण उत्पाद जो बने ग्लूकोज ऑक्सीजन H2O, तो केवल ऑक्सीजन में ही भारी समस्थानिक था, बाकी सब में सामान्य समस्थानिक था। बात क्लियर है सबको? तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन आती है वो H2O से आती है, जबकि ग्लूकोज और H2O जो ऑक्सीजन है वो CO2 वाली होती है। क्योंकि अब इसी बात ये तो कहा इन्होंने, अब चाहे वो कहीं से भी आई बात, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है केवल यही H2O वाली होती है, बाकी ये वाली दोनों ऑक्सीजन H2O वाली उत्पाद वाली, जो उत्पाद में H2O बन रहा है, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है वो H2O वाली नहीं आती। बात क्लियर है सबको? यस सर। कोई समस्या नहीं ना? नो सर। तो देखो भाई फिर हम आपको फिर एक बार याद कर लेते हैं क्या दिक्कत है अपने। CO2 आवश्यक है, बताइए मोल का अर्थपूर्ण प्रयोग जो है पृष्ठले, है ना भाई? ठीक है। दूसरा प्रकाश और हरे भाग, बता भाई। जी इंजन हाउस। ग्लूकोज बताया किसने? जूलियस कौन? ठीक है ना? जेवी सेक ने बताया। क्रिया स्पेक्ट्रम किसने दिया? एंगलमैन। सीधा पूरा नाम याद मत रखो, TWN क्या काम है? एंगलमैन। ठीक है जी। और जो है अपना क्या नाम है? ऑक्सीजन H2O से ऑक्सीजन, ये किसने बताया? H2O से ऑक्सीजन ने बताया। और इसका स्पष्टीकरण किसने दिया? रूबेन और कामन ने। बात क्लियर सब हो? तो आप जितनी बात मैंने लिखाई हुई है अगर उसको ध्यान रख लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपको कोई प्रयोग द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देना है कि पूरा डिटेल में प्रयोग पढ़ना था। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नहीं सर। पेलेटियर और कैवेंटस ने हरे वर्णक जो होते हैं उनके लिए क्लोरोफिल शब्द दिया था। तो क्लोरोफिल शब्द पेलेटियर और कैवेंटस ने दिया था। बात क्लियर है सबको? और इसको पृथक जो किया था अल्कोहल में, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने अल्कोहल में किया था, लेकिन आप एसीटोन में भी कर सकते हो। क्लियर है सबको? एसीटोन में भी कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म में भी कर सकते हो, अल्कोहल में भी कर सकते हो। इनने जो अल्कोहल में किया था। बात क्लियर हुई सबको? जबकि मैं आपको क्रोमेटोग्राफी तकनीक के बारे में बताऊंगा तो हम एसीटोन में भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आई नो बात? सर। तो अल्कोहल में किया था इन्होंने तो, है ना? लेकिन एसीटोन में कर लो, क्लोरोफॉर्म में कर लो, किसी में भी कर लो। अच्छा, फ्लोजिस्टोन जो है वो अशुद्ध वायु को बोला जाता है, डिफ्लोजिस्टोन शुद्ध वायु को। बताऊं क्यों? वो जो चूहे वाला प्रयोग किया था ना, तो उसमें उसको कह रहा था भाई प्योर एयर और गुड एयर बैड एयर। तो गुड एयर बैड एयर जो है वो किसको उनके लिए क्या टर्म यूज में ले रहा था? वो अशुद्ध वायु के लिए, यानी बैड एयर, है ना? तो उसके लिए तो फ्लोजिस्टोन, और जो गुड एयर है उसके लिए उन्होंने कोई दिक्कत किसी को? आई बात समझ में? अब बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? तो आज तो अपन है ना पूरी कहानी जानते। बताओ CO2 आवश्यक है, H2O आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है, और प्रकाश संश्लेषी वर्णक आवश्यक है। यही तो आवश्यकताएं हैं। बताओ बोलो। सर। क्लियर है ना? यस सर। देखो भाई CO2 बताइए। CO2 सामान्यतः अगर मैं एक शब्द पूछूं स्थलीय जलीय, तुम कुछ भी छोड़ दो, मैं आपसे पूछूं बताओ CO2 जो है वो कहाँ से आती है? वायुमंडल से आती है नहीं आती? मैं एक सवाल, हम कोई भी सामान्य बात करते हैं वो अधिकांश के संदर्भ में करते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। तो कोई भी सामान्य बात करेंगे वो हम अधिकांश संदर्भ। तो बताइए वायुमंडल से, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी? 0.03% है। और इसको अगर आप ppm में लिखेंगे तो 300 ppm। आई बात समझ में? और अगर माइक्रोलीटर में लिखेंगे 300 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है भाई? अब ध्यान से सुनिएगा। पादपों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार CO2 संग्रहण के आधार पर C3, C4 और कैम पादप। यस और नो?
मैं आपको बता दूं, ये जो C3 पादप होते हैं ना, इनको पता है भाई इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी CO2 चाहिए? 0.045%, या ppm में बोलूं तो 450 ppm। आ गई बात समझ में? Yes, sir. इनको कितनी चाहिए? वही 0.035%, यानी 350 ppm। बताओ भाई, इनके सम्मान में ताली। मयंक कुमार सूटवाल जी के सम्मान में। मतलब ये क्लास में नहीं है। अरे मयंक सूटवाल क्लास में है या नहीं है तो यार, ये नहीं है, ये कब नहीं होगा ये केवल ज्वाइन हो रखा है और कोई लेना देना है नहीं इसका। सर म्यूट कर दो इसको। अरे हटाई दिया। हाँ सर, ये सही है। काम म्यूट का तो देखो भाई 350 ppm, ये 0.035%। बात क्लियर है सबको? और जो कैम में है वही यहाँ पे है ना। अब मुझे एक बार बताओ भाई, अधिकांश पादप कौन से हैं इस दुनिया में? C3. अगर आप सामान्य बात करते हो तो C3 के संदर्भ में करते हो, Yes, sir. सामान्य जो बात करते हो C3 संदर्भ, तो बताइए भाई, इनको तो 0.045% चाहिए, वायुमंडल में कितने उपलब्ध है? 0.03। तो बताइए भाई, अगर CO2 ही नहीं मिलेगी, देखो प्रकाश को मिल जाएगा, जल को मिल जाएगा, लेकिन CO2 तो इनके लिए नहीं मिल रही है ना। और अधिकांश पादप ये तो सीमाकारी पादप कौन सा हुआ? तो प्रमुख सीमाकारी कारक जो है बताइए वो क्या हुआ? वो CO2 हुआ। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर सब एंड में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको यही ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या? अब अगर आपके ब्लड में जो CO2 है मुख्यतः घुलित अवस्था में जाती है नहीं जाती? और किसके रूप में जाती है? बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है नहीं जाती? लगभग Yes, sir. पढ़ाया होगा ना सर ने कि 70% के करीब जो CO2 है वो किसके रूप में जाती है? बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। आई बात समझ? तो मुझे एक बार बताओ भाई, जो जलीय पादप है उनको किस रूप में मिलेगी? तो जो जलीय पादप यानी शैवाल वगैरह, उनको घुलित अवस्था में मिलेगी, यानी CO2 H2 के साथ क्रिया करके बताओ बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मिलेगी नहीं मिलेगी? तो अगर सामान्यतः पूछ ले भाई वायुमंडल से, लेकिन अगर ऐसे पूछे कि बताओ भाई जलीय पादपों को या शैवालों किस रूप में मिलती है, तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मिलती है। कोई दिक्कत किसी को? आई बात समझ? घुलित अवस्था में प्रमुख सीमाकारी कारक है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में? Yes. प्रमुख सीमाकारी कारक क्या है? CO2। बताओ जल कहाँ से मिलता है भाई? जल जो है वो मृदा से मिलता है, यस और नो? मृदा से। और कुल अवशोषित जल का बताइए कितना? 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुल अवशोषित जल का 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग। O2 का स्रोत है या नहीं? यस है। प्रकाश क्या है? जिसमें दिखना शुरू हो जाए तुम्हें, जहां अंधेरा हो जाए वो प्रकाश नहीं है। बोलो है ना। और अगर हम बात करें गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, है या नहीं? तो विजिबल जो है ना, वास्तव में वो कितना है विजिबल स्पेक्ट्रम अगर देखें तो वो 400-700 नैनोमीटर। लेकिन होता क्या है कि यूवी, सुनो, यूवी जो है 100 से 400 नैनोमीटर है, ठीक है भाई।
अब यहाँ पे 390 के बाद में है ना जो हल्का सा यूवी में प्रकाश होने लग जाता है 390 से 400 के बीच में, आई बात है। और ये जो IR जो है वो 700 नैनोमीटर से ऊपर का, आगे बात है। तो 760 तक जो है उसमें भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखने लगता रहता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं भाई दृश्य प्रकाश कितने से कितना तक है, 700 आगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो उपयोग होता है वो तो यही होता है। बात क्लियर सबको? तो प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से जो सक्रिय विकिरण वो कौन सा है, 400 से 700 बेटा किसी को नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण का दृश्य जो स्पेक्ट्रम है वो है 390 से 760। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषी रूप से जो सक्रिय विकिरण यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार वो है कितना, 400 to 700। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आई बात समझे? प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, इस बात का मुझे जवाब दे दो। क्या तुम जितना खाते हो उतना पूरा जितना आपने पूरा सपोज करो एक रोटी खाई, क्या पूरी वो जो मंड था आपके शरीर में उपयोग हो गया या अपशिष्ट के रूप में निकलेगा कुछ? अपशिष्ट के रूप में निकलेगा। 100% स्वांगीकरण नहीं हो सकता, आगे बात समझो। तो ध्यान से सुनना, ये सब हम है ना जो इकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी कहानी यहीं पे भेज दे रहा हूँ। तो सुनो, बताइए प्रकाश जितनी प्रकाश ऊर्जा आती है क्या पूरी पादप अवशोषित कर लेता है? जितनी सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आती है उसका अधिकांश भाग तो वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है धूल के कण वगैरह। उसका लगभग 50% भाग जो है वो पादपों पर आया और उसमें से ज्यादातर रिफ्लेक्ट होगी, केवल 1 से 5% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, कुल आपतित प्रकाश। आ गई बात समझ में? और अगर मैं बात करूं पार, तो पार जो है वो होती है जो कुल आपतित प्रकाश उसका 50%। तो अगर मैं बात करूं भाई कुल पार का कितना, बताओ कुल पार का डबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो आयन भाई। जो कुल आपतित जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से उसका 1 से 5% भाग है। और मैंने दूसरी बात ये कही कि जो दृश्य प्रकाश है वो कुल सौर जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का उसका 50% भाग है। तो बताइए, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई जो दृश्य प्रकाश है उसका कितना प्रतिशत भाग होगा, तो वो डबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सूर्य से आने वाले कुल प्रकाश का केवल 1 से 5% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। ये बात क्लियर हुई सबको? अब दूसरी बात ध्यान सुनना, जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, अगर उसका मैं दृश्य प्रकाश का हिस्सा निकालू तो बताओ कितना है? 50% ही है। अब मैंने आपसे कही बताओ कुल दृश्य प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो? 50%। अरे भाई 100% ऑफ दृश्य प्रकाश डबल। अब सुन लो मेरी बात। सुन, मैंने कहा बताओ भाई 100 रुपए का 5% कितना है? 5 रुपए 2.5% होगा क्या? अरे सुन तो लो यार, 100 रुपए का 5% कितना है? 5 रुपए। ठीक, अब मुझे बताओ 5 रुपए जो है 50 के कितने परसेंट हो गए? 2.5। 5 रुपए 50 रुपए के 5 रुपए 50 रुपए के 10% हो जाएंगे। नहीं सर 10%। 10% हो रहा है। अरे मैंने कहा 100 रुपए का 5% कितना है? आपने बताया 5 रुपए। अब मैंने कहा 5 रुपए 50 का कितना परसेंट है? 10%। 10%। सपोज करो 100 रुपए पूरी कुल सौर ऊर्जा है, उसका तो 5% भाग। अब मैंने कहा कि दृश्य प्रकाश केवल 50% भाग ही होता है, तो बताओ 50 का जो 5 रुपए था वो कितना हो गया? 10% हो गया नहीं? यस सर। जो आधी वैल्यू करके मैं पूछ रहा हूँ, आधी का कितना हुआ? सिंपल सी बात है यार, कैसे आप करोगे? तो कुल आपतित प्रकाश ऊर्जा का केवल 1 से 5%, जबकि पार का कितना? 2 से 10%। ये क्या है, मैं आपको वहां पे पूरी डिटेल लिखवाऊंगा, तो मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बात क्लियर है सबको? अब
अधिकांश पादपों बताइए भाई जो प्रकाश ऊर्जा है, अगर सिंपल सी पूछे बताओ भाई दृश्य प्रकाश ही है या नहीं प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाली ऊर्जा? आई बात समझ में? तो सामान्यतः तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो दृश्य प्रकाश अंदर, लेकिन अब कुछ अपवादों की बात कर लेता हूँ। अपवाद क्या है भाई, ध्यान से सुनिए। समुद्र की अत्यधिक गहराई में सपोज करो दृश्य प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा, तो मैंने आपसे कहा ना जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी, बताओ भाई भेदन क्षमता घटेगी नहीं घटेगी? Yes. भेदन क्षमता घटेगी भाई। तो बताइए अगर सपोज करो कोई ऐसी गहराई है जहां पे प्रकाश ऊर्जा दृश्य प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, तो बताइए यूवी जो है 390 से 400 वाला उपयोग में होगा नहीं होगा? क्योंकि उसको भी तो उपयोग कर सकता। तो यूवी लाइट अगर आपसे पूछे कि भाई प्रकाश संश्लेषण में यूवी का उपयोग नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो कहाँ पे होगा? समुद्र की अत्यधिक गहराई में उपस्थित लाल शैवाल, वो भी जब अगर दृश्य प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, नहीं तो सामान्यतः क्या है, वो सामान्यतः लाल शैवाल जो है दृश्य प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, पर वो ऐसे बोलते हैं आपसे कि भाई स्थिति ये है कि समुद्र की अत्यधिक गहराई है और वहां पे दृश्य प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा और वहां पे लाल शैवाल है, तो बताओ अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? फिर तो यूवी का ही उपयोग करेगा ना, क्योंकि यूवी की भेदन क्षमता ज्यादा है ना लैम्डा का। बोलो आया ना? सामान्यतः आपसे पूछे बताओ लाल शैवाल जो है, लाल शैवाल कौन सा प्रकाश का उपयोग करता है? अरे वही दृश्य प्रकाश का भाई। आई बात समझ में? लेकिन अगर पूछे कि लाल शैवाल अत्यधिक गहराई में वहां पे दृश्य प्रकाश नहीं पहुंच रहा, तो बताइए कौन सा होगा? तब तो आपका आंसर यूवी भी होगा नहीं होगा? तो मैंने यहाँ पे बोला समुद्र की अत्यधिक गहराई हो, मैंने सामान्य बात नहीं बोली है। Yes, वो भी sir. 8%, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे विश्वास ज्यादा है। देखो सामान्यतः लाल शैवाल भी दृश्य प्रकाश का ही उपयोग करता है। सामान्यतः लाल शैवाल दृश्य प्रकाश का ही उपयोग करता है, किंतु यदि दृश्य प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, किंतु यदि दृश्य प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, तो उस स्थिति में यूवी विकिरण काम तो चलाएगा ना, जिंदा रहने की तो कोशिश करेगा ना, 390 से 760 का भी उपयोग कर लेता है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया. हो गया? ध्यान Yes, रखना। sir. अब आपको एक बार बता दूं, बताओ आपने पढ़े थे ना प्रकाश तंत्र, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। Yes, sir. इनमें रिएक्शन था P680 और इसमें था P700, यानी अधिकतम ये 700 नैनोमीटर का अवशोषण करता है और अधिकतम ये 680 का। बात सबको अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ये जो एनऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, ये आईआर विकिरण का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं आईआर विकिरण। अगर पूछे तो आपको, तो एनऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो हरे है उनमें प्रकाश तंत्र होता है P840। मैंने आपको याद नहीं करने प्रकाश तंत्र, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे यह पता चलेगा अच्छा आईआर विकिरण का उपयोग कर। तो हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु प्रकाश तंत्र होता है P840 अभिक्रिया में, और बैंगनी में होता है P870। आई बात समझ? बताओ 840 और 870 कौन सी रेंज में आएंगे? आईआर में आएंगे नहीं? पूछे बताओ भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी प्रकाश ऊर्जा उपयोग होता है? भाई दृश्य प्रकाश, भाई सामान्यतः बात। लेकिन अगर पूछे ऐसा कौन, मतलब सपोज करो यदि समुद्र की अत्यधिक गहराइयों में प्रकाश नहीं पहुंच रहा और वहां पे कोई प्रकाश संश्लेषी जीव है, तो कौन सा करेगा भाई? यूवी का। किरण का उपयोग कौन से प्रकाश संश्लेषी जीव करते हैं भाई? एनऑक्सीजेनिक। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी इनमें ये होता है, इसलिए वो आईआर है, ये पता। पहले तो इनके बारे में पूरा डिटेल में बताते थे प्रकाश तंत्रों के बारे में, अब नहीं बता। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? Yes. हो गई क्या? क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनना भाई, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या बताइए भाई? मुझे एक बार बताओ, हमारे शरीर में कोई भी जो चीज है वो जैव अणुओं से मिलकर बनी हुई है नहीं बनी हुई? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियर, इनमें से किसी न किसी चीज से बोलो आया। तो मुझे एक बार बताइए रासायनिक पदार्थ, तो बताओ ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ये क्या है?
रासायनिक पदार्थ है या नहीं है जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर पाते हैं? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. भाई प्रकाश की तरंग दे दे रहे अवशोषित करके उसकी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है क्या? तो क्या है प्रकाश संश्लेषित वर्णक? क्या बताइए, रासायनिक अणु है या नहीं है जिनमें Yes, प्रकाश की तरंग दे दे रही है कि ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता? sir. प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में सबसे पहले जो पता चला वो एक तकनीक थी जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा यानी कलर, टू यानी को, ग्राफी यानी राइट, यानी वर्ण लेखीय तकनीक जो भी आप बोलते हो। तो एक रशियन साइंटिस्ट थे टी स्वेट, उन्होंने प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को पृथक किया। ठीक है, क्लियर है क्या? अलग अलग क्रोमेटोग्राफी तकनीक। आजकल तो क्रोमेटोग्राफी बहुत एडवांस आ गई, गैस क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, जाना क्या क्या हो गई है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी पे किया था। कैसे किया था अभी बताएंगे आपको। आई बात समझ में? आता कोई दिक्कत? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जटिल कार्बनिक पदार्थ है भाई, जिनमें विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के लिए अब मैं लैम्डा लिखूंगा, समझ जाना है ना। जटिल कार्बनिक पदार्थ जिनमें विशिष्ट तरंग दैर्ध्य लैम्डा को अवशोषित करने की क्षमता उपस्थित होती है। बात क्लियर है सबको? वर्ण में उपस्थित वर्णकों को कौन सी तकनीक द्वारा भाई? पेपर क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखीय तकनीक द्वारा पृथक किया गया। ठीक है, और कौन सी वर्ण लेखीय तकनीक थी? पेपर। क्या टी स्वेट रशियन साइंटिस्ट थे। और क्रोमेटोग्राम यानी जो वो पेपर स्ट्रिप थी उसपे जो वर्णकों के अलग अलग रंग आ रहे थे, बताओ पेपर स्ट्रिप को हम अलग अलग वर्णक उसको कहेंगे क्रोमेटोग्राम। आ गई बात समझ? तो क्रोमेटोग्राम पे उपस्थित रंगों के आधार पर वर्ण में निम्न 4 प्रकार के वर्णक होते हैं। देखो कौन कौन से। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये होती है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ और बढ़िया से बताऊं। देखो ये है ना सेल्यूलोज का जो कागज होता है वही कागज, मतलब बढ़िया कागज आता है, उसकी स्ट्रिप होती है सेल्यूलोजी पेपर। इसमें ये एसीटोन डाल दिया जाता है। यहाँ पे वो जो बैची वगैरह की नाव होती है ना दवाई घिसने की, मोटार पेस्टल बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या करता है, पत्ती को ऐसे रगड़ देते हैं और उसमें एसीटोन वगैरह डाल के बढ़िया घोट देते हैं उसको। फिर उसकी है ना जो एक ये डंडी ली, डंडी के ऊपर रुई लगा लेते हैं, ये हुए एक्सपेरिमेंट। और फिर उसको उस पेपर स्ट्रिप पे ऐसे लगा देते हैं नीचे की तरफ, है ना, जो ये बनाते हैं ना ऐसे। ये यहाँ पे वो बिंदी लगा दी। अब इसमें क्या करा, ये है ना जो एसीटोन डाल दिया और एसीटोन में इतना डूबा हुआ रखते हैं इसको। ठीक है, तो बताओ एसीटोन जब अवशोषित होगा तो बताओ इसमें जो वर्णक है उनको अलग अलग, ये क्या होते हैं वर्णक, अलग अलग दूरी मूव कर पाते हैं। इनकी विशिष्टता होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन अब आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना। तो कोई वर्णक केवल यहीं तक गति करेगा, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक। ठीक है, क्लियर? और ये अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से उनको अलग अलग पृथक किया। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? तो देखो भाई, यस सर। दिख जाए मुझे तो मैं ना तुम्हें पूरी वो बता दूं। ये पूरी नौटंकी है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा वो कंफर्म पता चल जाए कि ये है। देखो यहाँ पे ये विलियन था भाई, एसीटोन था। ये पेपर स्ट्रिप थी नहीं थी, ये कैपिलरी में भर के डाल दिया। दूसरा जुगाड़ बता दिया, रुई के ऊपर है ना, रुई लगा के डंडी पर, फिर उसमें टिप यहाँ पे लगा दो। तो देखो भाई, ये देखो क्लोरोफिल बी है। बताओ क्लोरोफिल बी कौन से रंग का है? देखो ओलिव ग्रीन है या नहीं है, यानी पीला हरा।
बताइए क्लोरोफिल ए मूव करा, बताइए नीला हरा सा है या नहीं है। जैंथोफिल देखो भाई, ये क्या है आपका येलो ऑरेंज कलर का, और ये देखो येलो कलर का है नहीं कैरोटीन। बताओ अलग अलग पृथक हो रहे हैं नहीं हो रहे? बोलो आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इस तरीके से आपको पता चल जाए। देखो ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए है, ये जैंथोफिल और ये कैरोटीन। कोई दिक्कत? No, sir. तो इस तरीके से उनको पृथक किया। और बताइए अब अलग अलग है तो शुद्ध अवस्था में कौन कौन सा रंग है उनका वो पता चल रहा नहीं चल रहा है? बोलो आया ना। तो अब Yes, आपको sir. पता चल है कौन से रंग का वर्णक का, कौन से वर्णक का क्या रंग होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो देखो भाई क्लोरोफिल है शुद्ध अवस्था में है ना। बताइए चमकीला नीला हरा है या नहीं है? तुम तो सीधी सी बात पकड़ो, नीला हरा है या नहीं? बताओ क्लोरोफिल भी पीला हरा था नहीं था? जैंथोफिल पीला था, और बताइए कैरोटीन पीले से नारंगी पीला था नहीं था? कोई दिक्कत किसी को? आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, देखो sir. पोरफायरिन होता है इस तरीके से, ये होती है पोरफायरिन बलय। आई बात समझ में? ये पोरफायरिन बलय आप देखना पहले है ना। ये है, ये पोरफायरिन है भाई, और ये है पायरोल बलय। ये पोरफायरिन संरचना है और ये है पायरोल। पायरोल की संरचना क्या होती है मैं आपको अलग से बना देता हूँ। ये होती है पायरोल की संरचना। आ गई बात समझ में? Yes, sir. ये है पायरोल। अब ध्यान से सुनना, ये पोरफायरिन ठीक है, अगर इसमें सपोज करो बीच में हमने रख दिया क्या, आयरन, Magnesium. क्या कहेंगे उसको? कहेंगे हीम। क्या कहेंगे? हीम। Heme. अगर इसमें हमने पोरफायरिन में बीच में आयरन रख देने तो उसको हम क्या कहेंगे? हीम। Heme. यहाँ पे हमने बीच में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Chlorophyll. जुड़ा, तो हम उसको क्या कर देंगे? अगर मैग्नीशियम जुड़ा हुआ तो बताइए पर्णरिम हो गया नहीं हो गया? क्लोरोफिल। बोलो हाँ या नहीं? आए बात? यस सर। अगर इसमें कोबाल्ट लगा दिया तो साइनो कोबालेमाइन हो गया। बताइए भाई अगर कोबाल्ट रख दिया तो विटामिन B12 हो गया नहीं हो गया? और अगर सपोज करो ये ऐसे ही है ठीक, और ये पायरोल वलय इस तरीके से ओपन पायरोल वलय है ठीक है, आगे बात में पोरफायरिन, तो अगर खुला है तो उसको हम बोलते हैं फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स का नाम सुना ना, आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइको। मुझे आप इतना बता दो बेटा, आपने बायोलॉजी में इनके बारे में सबके बारे में सुना नहीं सुना? पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता नहीं पूछ सकता कि बताओ पोरफायरिन के व्युत्पन्न कौन, निम्न में से कौन कौन पोरफायरिन के व्युत्पन्न है, निम्न में से कौन पोरफायरिन के व्युत्पन्न नहीं? क्योंकि सबके बारे में पढ़ा, जिम्मेदारी बनती है आपकी। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये बात? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। शायद बात क्लियर हुई सबको? यस और Yes, नो? sir. आई बात समझ में? अच्छा अब सपोज करो ये है हीम, ठीक है, क्लियर है क्या? अब हीम के व्युत्पन्न कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से सुनो। बताओ भाई, आपने लैग हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? Yes, sir. हीमोग्लोबिन, यस सर। बताओ Hemoglobin. हीमोग्लोबिन में हीम, Myoglobin. ग्लोबिन में हीम है, मायोग्लोबिन में हीम है, साइटोक्रोम के अंदर हीम है। आगे बात Yes, sir. के अंदर हीम है। बताओ इन सब में आयरन उपस्थित है या नहीं है? इन सब में Yes, sir. ये हीम के व्युत्पन्न है। तो ये सबके बारे में भी आपने नाम सुना नहीं सुना? तो Yes. देता निम्न में से कौन कौन हीम के व्युत्पन्न है और कौन सा हीम का व्युत्पन्न नहीं है? बात क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आ गई बात समझ में? और क्वेश्चन पूछे गए। इनके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने जितने आपको बताए कि पोरफायरिन के तो ये व्युत्पन्न है और हीम के ये व्युत्पन्न है, उनके अलावा कोई और है भी नहीं तुम्हारी पूरी बायोलॉजी में। आ गई बात समझ में? तू 11वीं 12वीं बायोलॉजी में इनके अलावा कोई पढ़ोगे भी नहीं इनका व्युत्पन्न। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? तो देखो पोरफायरिन व्युत्पन्न हीम, क्लोरोफिल, फाइकोबिलीन, साइनो कोबालेमाइन, विटामिन B12। हीम के व्युत्पन्न हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, लैग, साइटोक्रोम, कैटालिन। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कोई बात करो, बताओ पोरफायरिन के व्युत्पन्न और कैरोटीनोस। पोरफायरिन के व्युत्पन्न अब कौन कौन हो गए बताइए भाई?
क्लोरोफिल और फाइगोबिलिन है या नहीं? बोलो है ना। और फाइगोबिलिन केवल कहाँ पे मिलते हैं बताओ? बीजी और लाल शैवालों में मिलते हैं। और कैरोटीनॉइड्स में बताइए भाई कौन कौन है? तो कैरोटीनॉइड्स में आपको शुरू से बता रहा हूँ, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन ज्यादा मोस्ट कॉमन है, अल्फा कैरोटीन। अब क्लोरोफिल में देखो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई। तो बताओ क्लोरोफिल ए प्राथमिक मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। बताऊं क्यों? इसलिए सभी में पाए प्रकाश तंत्र होता है ना, तो प्रकाश तंत्र में दो भाग होते हैं, एक तो एंटीना संकुल और एक अभिक्रिया केंद्र। तो अभिक्रिया केंद्र में केवल पर्णरिम ए ही होता है, उसके अलावा और कोई सा नहीं होता। बताओ तो अगर पर्णरिम ए नहीं होगा तो क्या अभिक्रिया केंद्र संभव है क्या? और अभिक्रिया केंद्र संभव नहीं है तो कैसे प्रकाश संश्लेषण होगा भाई? तो बताओ मुख्य प्रकाश संश्लेषण केवल यही होता है, प्रकाश तंत्र का अभिक्रिया केंद्र। बाकी सब जितने भी वर्णक है, क्लोरोफिल बी, सी, डी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और ये भी बता दो क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, कैरोटीन, ये सब कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये सब एंटीना संकुल में उपस्थित होते हैं, जो अलग अलग तरंग देते हैं अवशोषण करके, और उसको कहाँ पे स्थानांतरित करेंगे? अभिक्रिया केंद्र। लेकिन अभिक्रिया केंद्र में केवल क्लोरोफिल ए ही है। आ गई बात समझ? तो क्या क्लोरोफिल ए केवल अभिक्रिया केंद्र में होता है, प्रकाश एंटीना संकुल में नहीं होता? होता है, एंटीना संकुल में भी होता है, लेकिन अभिक्रिया केंद्र में तो अकेला यही है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। समझ में कोई समस्या नहीं ना? नो तो सर। तो ये जितने भी वर्णक है बताइए, ये सब किसमें उपस्थित होते हैं? एंटीना संकुल में। और क्या क्लोरोफिल ए नहीं होता? क्लोरोफिल ए भी होता है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अभिक्रिया के अंदर केवल क्लोरोफिल है। तो बताओ मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल है। बाकी सब बताइए प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने में तो सहायता कर रहे हैं, यस और नो? तो बताओ इनको Yes, sir. सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहेंगे नहीं कहेंगे? तो प्रकाश तंत्र के एंटीना संकुल में, एंटीना संकुल को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एलएससी भी कहते हैं, या प्रकाश संग्रहण संकुल, एंटीना संकुल। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं ना? कहां तक लिख लिया था? यहां तक लिख लिया था ना? ये लिखो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, है ना? 1 मिनट आ रहा हूँ।
हो गया क्या? अरे हो गया क्या? यस सर। या बोलो सर यार, थोड़ा ऐसा सा बता। रिप्लाई तो करो यार, ये गलत बात है। सर नीचे करना प्लीज। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। तो देखो भाई, पढ़ रही, ये है ना, मैंने एक ओवरऑल एक बेसिक डायग्राम बनाया, डिटेल डायग्राम डिस्कस करेंगे। ये आपके मॉड्यूल वगैरह में बना हुआ। तो देखो भाई, ये पोरफायरिन सीड्स है और ये पुच्छ, ठीक है? क्लियर है क्या? ध्यान से सुनो। ये एक्चुअली ये चारों कोने जो है ना, वो चार पायरोल बले को दर्शा रहे हैं। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो पोरफायरिन सीड्स होता है, और ये फाइटोल टेल जो होती है वो 20 कार्बन की हाइड्रोकार्बन टेल होती है। जैसे सपोज करो CH3 CH2 CH2, है ना, इस तरीके। तो बताओ भाई, ये जल विरागी हुई नहीं हुई? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, नहीं बना सकता ना हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? हाइड्रोजन यस बॉन्ड सर। विरागी प्रकृति की होती है, ठीक? तो ये पोरफायरिन सीड्स जो है उसमें चार पायरोल बले उपस्थित होती है। तो बताओ, चार पायरोल बले है तो क्या कहेंगे? टेट्रा पायरोलिक संरचना कहेंगे, नहीं कहेंगे? बोलो हाँ या ना? यस। Mg पर कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको? कोई भी नहीं दिख रहा ना? नहीं, Mg उपस्थित होता है, ठीक? बताएंगे क्यों है ना? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बताइए, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो है उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की पुनर्व्यवस्थित होने के कारण होता है। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। सीड्स का जो व्यास होता है, पहले पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए, 15x15 एंगस्ट्रॉम। ये फाइटोल पुच्छ होती है, 20 कार्बन लंबी हाइड्रोकार्बन पुच्छ होती है, जल विरागी प्रकृति की होती है। दूसरा पर्णहर, इनको बताओ थाइलेकोइड के जल विरागी भाग में जोड़े रखेगी, नहीं जोड़े रखेगी? जैसे ध्यान सुनो, थाइलेकोइड झिल्ली है। अब बताओ, झिल्ली के अंदर का भाग क्या होता है? बताओ भाई, झिल्ली का अंदर का भाग बताओ।
स्थिरा की प्रकृति का है या नहीं है, पढ़ी थी ना आपने कुछ। तो अब जो पर्णहरिम को जो अंदर थाइलेकोइड झिल्ली से जोड़े रखने में सहायता करती है वो कौन करती है, वो करती है आपकी फाइटो सबको। जल विरागी वहां नहीं। और 20 कार्बन लंबी है और भाग्य की बात ऐसी है कि इसका व्यास भी 20 एंगस्ट्रॉम। ऐसा जरूरी नहीं है भाई जितने कार्बन उतना ही व्यास होता है, बस भाग्य की बात ये है कि जितने 20 कार्बन की है किस्मत से उतना ही उसका व्यास भी निकल, तो हमें याद करने में आसानी हो गई। बात क्लियर सबको। तो पर्णहरिम की संरचना देखने में वैज्ञानिक को ऐसी लगी, उसने कहा ऐसा लगता है टैडपोल। अब टैडपोल को आपके हिंदी में लिखा हुआ बैंगची तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप तो टैडपोल जान रहे हो, ठीक है, यानी मेंढक का लार्वा। आगे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? नहीं सर। चलो ये बात क्लियर हुई सबको। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। कोई भी जैव अणु अगर प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है तो उसके अंदर गारंटी के साथ एकांतर सिंगल व डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। बात क्लियर है सबको? यस और नो? गारंटी के साथ सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। और मुझे बताइए डबल बॉन्ड तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता नहीं होता? पाई बॉन्ड होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप बेंजीन की ऐसी भी संरचना बनाते हो, ऐसे भी बनाते हो, आप इस तरह की संरचना भी बनाते हो, आप ऐसी भी संरचना बनाते हो। ये रेजोनेंस फॉर्म्स है या नहीं बेंजीन की? बोलो है ना? यस सर। अब ये ये ऐसे क्यों बनाया आपने? क्योंकि पाई बंद के जो इलेक्ट्रॉन है बताइए वो क्या हो गए, डीलोकलाइज्ड हो गए, नहीं हो गए, यानी व्यवस्थित, और इसलिए आंशिक डबल बंद लक्षण उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है ना? तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना भाई, कि अगर एकांतर सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहेंगे? संयुग्मन तंत्र, है ना? संयुग्मन तंत्र बोलते हैं ना। तो जहां पे भी एकांतर सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और वो ही जैव अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है, यानी किसी भी प्रकाश ऊर्जा नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरंग दे दे की ऊर्जा का वही अवशोषण कर सकता है जिसमें एकांतर सिंगल और डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एकांतर सिंगल डबल बॉन्ड है तो क्या होगा बताइए, प्रकाश जो भी तरंग दे दे उसका अवशोषण होगा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएंगे नहीं जाएंगे? और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएंगे तो बताइए क्या होगा, उच्च अवस्था में जाएंगे तो बताइए वो आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर उत्पन्न करने की सहायता मिल जाए, नहीं मिल जाए? नहीं तो अगर सपोज करो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते तो क्या बंध टूटता है, क्या अणु टूट जाता है क्या? नहीं ना। तो अब बताइए यहाँ से सीधा सीधा बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और फिर बाद में वापिस बताइए अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बोलो आया ना? तो आप देखो ध्यान से सुनना, बताओ हमारा डीएनए जो है वो एक्स रे, यूवी विकिरण इनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता नहीं कर लेता? उत्परिवर्तन होता है ना, होता है ना? डीएनए में क्या होता है? ये डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, उनमें वही गेटेड सिस्टम है। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? दूसरा बताइए हमारा रक्त जो है वो लाल लाल चमकता नहीं चमकता? क्योंकि लाल रंग की को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी को अवशोषित कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि भाई उनमें क्या है बताइए भाई, संयुग्मन तंत्र है नहीं, हीम है ना? बोलो आया ना? और हीम में बताइए वही पोरफायरिन व्युत्पन्न है नहीं है? तो बताओ पायरोल बल है ना? देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बोलो आया ना? यस सर। देख लो, ये सिंगल ये डबल, ये सिंगल ये डबल, आई बात। और ऐसे ही पर्णहरिम जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उनमें भी एकांतर सिंगल और डबल बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर हुई सबको? तो कोई भी जैव अणु जो विकिरण अवशोषण करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? आई बात समझ में? तो देखो भाई बताइए पोरफायरिन शीर्ष में कितनी पायरोल बलें होती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 4 होती है ना? तो पायरोल बलें के संदर्भ कहेंगे हम टेट्रा पायरोलिक संरचना कहेंगे, नहीं कहेंगे? बोलो आया ना? ये तो 4 पायरोल बल है, 1 2 3 4, ठीक। बीच में मैग्नीशियम है। अब देखो
पहली और दूसरी जो पायरोल बल है ना, उनके नाइट्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बंद। तो अब आ गई बात समझ में कि मैग्नीशियम क्यों अनायन है, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाते हैं। बताइए भाई, आ गई बात समझ में। और ये दो Yes, कोऑर्डिनेट, sir. तो पहली और दूसरी पायरोल बल है तो कोवेलेंट बंद द्वारा, और तीसरी चौथी जो है कोऑर्डिनेट बंद द्वारा। पायरोल बल है, पायरोल बलों के बीच में जो बंद होता है ना उसको बोलते हैं मिथाइलिन बंद। अब ऐसे अब कोई पूछता नहीं है। और जो दूसरी पायरोल बल होती है सेकंड पायरोल, उसके थर्ड कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, थर्ड कार्बन पे स्टार मार्क करा हुआ है, उसमें थर्ड कार्बन पर क्लोरोफिल ए में CH3 समूह होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO समूह होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फॉर्मूले भी याद करवाऊंगा। बात क्लियर हुई सबको। दूसरा जो तीसरी पायरोल बल होती है उससे एक और बल उपस्थित होती है 5 कार्बन की, उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन बल। आ गई बात समझ में। तो टोटल तो कितनी बलें हो गई भाई, कुल तो 5 बलें होती है, लेकिन पायरोल बलें कितनी है, पायरोल बलें तो 4। 4. आपसे पूछे बताओ टेट्रा पायरोलिक संरचना है या नहीं, यस है क्योंकि 4 Yes, पायरोल। sir. लेकिन पूछा कुल कितनी बलें, तो कुल तो भैया 5 बलें, 4 5 पायरोल और 5 एक साइक्लोपेंटेनोन बल। 5 जो साइकिल bale. 5 कार्बन की बलें होती है इस तरीके से। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये हाइटोल पुच्छ होती है, कौन सी पायरोल बल से जुड़ी होती है, ये चौथी पायरोल बल से जुड़ी होती है, क्योंकि उसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था ना, इसलिए यहाँ डिटेल में बताया। और कौन से बंध के द्वारा, प्रोपियोनिक एसिड एस्टर बंध, और ये पायरोल बल की समस्या। कोई समस्या। क्लोरोफिल सी में फाइटोल पुच्छ नहीं होती, तो देखो ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। क्लोरोफिल ए में दूसरे पायरोल के तीसरे कार्बन पर CH3 समूह होता है, खूब क्वेश्चन पूछे गए। क्लोरोफिल बी में CHO समूह होता है। आ गई बात है। क्लोरोफिल सी में फाइटोल पुच्छ नहीं होती। कोई दिक्कत। और बताइए, ये कहानी मैंने आपको बता दी पूरी, यस और नो। जितने प्रकाश संश्लेषण पढ़ने का बताइए, सब जल विरागी होते हैं नहीं होते, क्योंकि बसा में घुलनशील होते हैं। जबकि बताइए जल में घुलनशील कौन से, फाइकोबिलिन और एंथोसाइनिन। बताओ तीसरी चौथी बार लिखवा रहा हूँ, Yes, sir. बोलो आया ना। Yes, sir. करना को कर सकते हैं एसीटोन या अल्कोहल। अब ठीक है, पैलेटियर कैवेंटस ने अल्कोहल भी कहती, लेकिन एसीटोन या अल्कोहल कर सकते हैं। बात क्लियर है सबको, यस और Yes, नो। sir. बनाओ संरचना। सर्दी में तो ठंडा पानी पियो, ऐसा लगता है अंदर तक है ना जो कोई पूरा ठंडा ठंडा हो गया हो, पूरी आहार नली का।
है।